नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1290 से लेकर 1320 एडी तक। तो फर्स्ट रूलर आते हैं इनमें जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी वंश को स्थापित किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। अलाउद्दीन खिलजी और इनका रूलिंग टाइम था 1296 से लेकर 1316 तक। ही वॉज ए नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296 AD। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मारकर 1296 में गद्दी पर कब्जा कर लिया था। He was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. He proclaimed kingship knows no kinship. इसका मतलब है अलाउद्दीन ने धर्म को और राजनीति को, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा और ये भी बोला कि जो राजा है, राजा के लिए रिश्तेदारी मायने नहीं रखती। जैसे कि स्कूल में कोई भी एक टीचर है, ठीक है, वो अपने बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती है स्कूल के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पर स्कूल में सब बच्चों को बराबर मानती है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन्स इम्पीरियलिज्म। अलाउद्दीन अनेक्स्ड गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जलौर। तो अलाउद्दीन खिलजी में गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़ और मालवा और साउथ इंडिया के काफ़ी एरियाज़ पर अपना कब्जा कर लिया था। इन डेक्कन अलाउद्दीन्स आर्मी लेड बाय मलिक कफूर डिफीटेड रामचंद्र प्रताप रुद्रदेव, वीर बलाल थर्ड एंड वीर पांड्या। तो साउथ के एरियाज़ में अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, उन्होंने काफ़ी रूलर्स को हराया था। जैसे कि उनके नाम दे रखे हैं जिनको हराया था: रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर बलाल थर्ड एंड वीर पांड्या। अब अगला सब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या सुधार हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नोबल्स, अलाउद्दीन इश्यूड 4 ऑर्डिनेंसेस। तो जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों से मतलब ये है यहाँ पर कि जो दरबार में ऊंचे पोजीशंस पे थे, उनके द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई थी। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 नियम्स बनाए थे, ठीक है, 4 रूल्स बनाए थे। तो इसमें फर्स्ट आता है दी फर्स्ट ऑर्डिनेंस एम्ड एट दी कॉन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो फर्स्ट रूल ये था, फर्स्ट नियम ये लगाया था कि जो धर्म के नाम पर जो ज़मीन या फिर चढ़ावा मिलता था, उन सब पे कंट्रोल किया जाए, और जो भी फ्री की ज़मीन दे रखी थी उनको वापस ले लिया गया था। बाय द सेकेंड ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन रीऑर्गेनाइज्ड द स्पाई सिस्टम। सेकेंड रूल में अलाउद्दीन ने अपनी जासूसों की टीम नई बनवाई थी। यानी कि जैसे पहले थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्पाइस थे, ठीक है, 5 जासूस थे पहले। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 15 जासूसों का एक ग्रुप बना दिया था। अब ज़्यादा जासूस हैं तो उनको जो समाचार मिलेगी अलाउद्दीन खिलजी को, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा अमाउंट में भी मिलेगी, ज़्यादा खबर उनके पास पहुँचेगी। अब द थर्ड ऑर्डिनेंस प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन। तीसरे नियम में शराब पे रोक लगा दी थी। द फोर्थ ऑर्डिनेंस इशूड बाय अलाउद्दीन लेड डाउन दैट नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरमैरी विदाउट हिज परमिशन। तो फोर्थ रूल में ये था कि जो नवाब लोग थे वो लोग सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, यानी कि सभी एक साथ इकट्ठा होकर कोई ना कोई बातचीत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए नोबल्स लोगों के लिए। एंड दे शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि जो नवाब लोग हैं वो लोग बिना पूछे शादी ब्याह नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा नाम के 2 सिस्टम स्टार्ट किए थे। तो पहला इसमें दाग, इसके बारे में पढ़ते हैं, चलो। पहला है दाग है चेहरा। तो दाग का मतलब क्या था कि घोड़ों पर एक स्पेशल टाइप का निशान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है चेहरा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स।
यानी कि सिपाहियों की पूरी जानकारी एक रजिस्टर में रखना। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ऑर्डर्ड दैट ऑल लैंड वॉज टू बी मेजर्ड एंड देन शेयर ऑफ स्टेट वॉज टू बी फिक्स्ड। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया था कि सारी ज़मीनों को मेजर कर लो और फिर उसके बाद राज्य का जो हिस्सा है उसको फिक्स कर लिया जाए कि कितने एरिया तक, कितने ज़मीन तक उनका राज्य है। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्त खराज वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मुस्त खराज नाम की एक विशेष पोस्ट बनाई गई थी, एक स्पेशल ऑफिसर बनाए गए थे जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। द पीजेंट्स हैड टू पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। तो किसान जो खेतों में फसल उगाते थे उन्हीं फसल को ज़मीन के टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन सॉट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी चीज़ों की जो कीमत है, सभी चीज़ों की कॉस्ट है, उसको फिक्स करने की कोशिश भी की थी। फॉर द पर्पज़ ही सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली, 1 मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स, द सेकेंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ एंड थर्ड फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल। तो किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है उसको फिक्स करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 बाज़ार बनवाए थे, ठीक है, 3 मार्केट बनवाए थे। पहला था जो कि फूड ग्रेन्स के लिए था, यानी कि एक अनाज के लिए था। दूसरा था महंगे कपड़ों के लिए, और जो तीसरा मार्केट था वो था घोड़ों, गुलामों और कैटल्स के लिए। तो थोड़ा स्क्रीन को इरेज कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं थोड़ा। ओ माय गॉड, ये तो पूरी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हाई ऑफिसर कॉल्ड शाहना हु मेंटेन्ड अ रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट्स एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर्स एंड द प्राइस। तो हर एक बाज़ार में एक ऐसे हाई ऑफिसर्स थे जिनको शाहना कहा जाता था, ठीक है। और इनका काम क्या रहता था कि जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखना। शाहना दुकानदारों पर भी नज़र रखते थे और चीज़ों की कीमत पर भी नज़र रखते थे। नेक्स्ट है द चेक ऑन द मार्केट वॉज केप्ट बाय 2 ऑफिसर्स, दीवान ए रिवासत एंड शाहना ए मंडी। और जो बाज़ार था उसकी जांच के लिए 2 अधिकारी रखे हुए थे। पहला है दीवान ए रियासत, दूसरे थे शाहना ए मंडी। आइए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट कॉल्ड सारा ए एदाल। तो सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को बिक्री के लिए एक खुले बाज़ार में लाया जाता था जिसको कहा जाता था सरा ए अदाल। जैसे कि एक मेला होता है ना, वो एक ओपन मार्केट ही होता है, उसमें हर एक टाइप की चीज़ें मिलती है, जैसे बच्चों के खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, है ना, घर के डेकोरेशन के सामान हो गए, तो सभी चीज़ें होती है मेले में। तो वैसे ही एक ओपन मार्केट था जिसमें सभी वस्तुएं बेची जाती थी। बेकी बेक वाला नहीं है, बेकी मतलब बेची जाती थी, ठीक है। अगला पॉइंट है मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाय हिम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वॉज अलाई फोर्ट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कई किले बनवाए थे, ठीक है, लेकिन उन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है अलई किला। ही कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाज़ा बनवाया था जो कि कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड हज़ार सुतन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 पिलर्स का एक महल बनवाया था जिसको कहा जाता है हज़ार सुतुन। नेक्स्ट है ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो अलाउद्दीन खिलजी कला के और शिक्षा के, किसी चीज़ को सीखने के पैट्रॉन थे। अमीर खुसरो द पोएट म्यूजिशियन वॉज हिज फेवरेट कोर्ट पोएट। तो दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो एक म्यूजिशियन भी थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही फेवरेट थे, उनके फेवरेट कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि। इन 1316 आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मलिक कफूर कॉल्ड हज़ार दिनारी सीज्ड द थ्रोन। तो 1316 एडी में
अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद मलिक काफूर ने गद्दी पर कब्जा कर लिया था। और मलिक काफूर को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है हजार दिनारी। बिफोर कफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन एज किंग एंड इम्प्राइजेंट द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान। तो एक नाम बता रखा है इधर, दैट इज़ शिहाबुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन के 6 साल के बेटे थे। तो काफूर ने मरने से पहले शिहाबुद्दीन को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था मुबारक खान, उनको कैद कर दिया था। कफूर वॉज किल्ड बाय द लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन। तो लॉयलिस्ट मतलब उनके वफादार, ठीक है, अलाउद्दीन के वफादार। तो काफूर को अलाउद्दीन के जो रॉयल फैमिली थी उनके वफादारों ने मार दिया था। अब देखो, जो वफादार होते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आता है जब जिनके लिए वो वफादार हैं उनके साथ अगर अन्याय हो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद जो राजगद्दी थी वो किसने हड़प ली थी? मलिक कफूर ने, ठीक है। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के वफादारों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन वफादारों ने मिलकर मलिक कफूर को मार दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर, मुबारक खान वॉज फ्रीड फ्रॉम प्राइजन एंड वर्कड एज द रीजेंट ऑफ शिहाबुद्दीन। तो काफूर की मौत के बाद मुबारक खान को जेल से निकाला गया पहले तो, और स्टार्टिंग फेज़ में जो मुबारक खान थे वो शिहाबुद्दीन के एज अ रीजेंट की तरह काम करते थे, ठीक है। ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट but could rule only for a years as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle। मुबारक खान ने मौका पाकर ही गद्दी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो मुबारक खान थे वो सिर्फ कुछ सालों तक ही राज कर पाए थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपनी अय्याशी और गलत आदतों को छोड़ नहीं पा रहे थे। He awarded his lover Mubarak Hassan authority over the army and palace guards, who soon obtained full control over Sultan's palace। तो मुबारक खान ने अपने प्रेमी मुबारक हसन को सेना का और महल के गार्ड्स का पूरा कंट्रोल दे दिया था, ठीक है। और बाद में जल्दी ही मुबारक हसन ने महल पर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट है, मुबारक हसन वॉज गिवन द टाइटल खुसरो खान बाय द सुल्तान एंड विद इन मंथ्स खुसरो किल्ड मुबारक खान एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन इन मिड 1320। तो मुबारक हसन को सुल्तान ने एक टाइटल दिया, दैट इज़ खुसरो खान, लेकिन कुछ महीनों के बाद खुसरो ने मुबारक खान को मार दिया और एक टाइटल अज्यूम कर लिया, दैट इज़ नसीरुद्दीन। तो ऐसे विश्वासघात करते रहते थे लोग एक दूसरे पे, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं था। तो मुबारक खान के बाद अब कौन आएंगे? खुसरो खान, रूल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से हमको काफ़ी सीखने को मिलता है कि हमें अगर कोई ऐसा मौका मिल रहा है जिसकी वजह से दूसरा कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करे, ठीक है, तो उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका ट्रस्ट बने रहना देना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब विश्वासघात बहुत ज़्यादा हर्ट करता है लोगों को और ये अच्छी बात भी नहीं होती। तो अब आए हैं खुसरो खान रूल करने 1320 AD में। अगर कोई बुरा काम करेगा, मतलब कि ये ट्रस्ट तोड़ना बुरा ही है, अगर बुरे काम करोगे तो फिर आपको रिटर्न में बुरा ही मिलेगा, ठीक है। जो कर्मा होता है ना वो रियल होता है। खुसरो खान वॉज किल्ड बाई गजी मलिक, गवर्नर ऑफ दीपालपुर, when he tried to oppose a rebellion by Ghazi Malik and his son फखरुद्दीन जौना। तो अब देखिए, जो खुसरो खान थे उन्होंने गाजी मलिक और उनके बेटे फखरुद्दीन जौना के अगेंस्ट विद्रोह किया, ठीक है। तो इस वजह से जो गाजी मलिक थे उनको गुस्सा चढ़ गया होगा, तो गाजी मलिक ने खुसरो खान को मार दिया। अब देखो, ये जो खुसरो खान था इसने ज़्यादा टाइम तक रूल थोड़ी ना करा, देखो एक ही एडी तक काम करा, तो हो गया इसके साथ कर्मा। दिस ब्रॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड इस्टेब्लिश द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, दैट इज़ गाजी मलिक, दैट इज़ द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने खुसरो खान को मार दिया था। तो इस इंसिडेंट ने
खिलजी वंश को ख़त्म कर दिया था और दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर अब तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। तो खिलजी वंश के बाद आएंगे कौन से वंश? तुगलक वंश। ठीक है, अब तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 AD से लेकर 1414 AD तक। इस टाइम तक तुगलक वंश चला था। तो इसमें फर्स्ट रूलर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक। तो खिलजी वंश के जो लास्ट रूलर थे दैट इज़ खुसरो खान, उनको किसने मारा था? गाजी मलिक ने मारा था। गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन अज्यूमिंग द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक। तो जो गाजी मलिक थे जिन्होंने खुसरो खान को मारा था, उन्होंने राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लिया और एक टाइटल अज्यूम कर लिया दैट इज़ गियासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक हैं। ठीक है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक एक्सीडेंट के दौरान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद उनके बेटे जौना ने राजगद्दी को संभाला और जो जौना थे उनको एक टाइटल दिया गया था दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये रही आपकी स्माइली और इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपना रिवाइज करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।